नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल BRD साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल 70+ क्वेश्चनों को देखेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। इन दो पार्ट्स के बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पिछली भर्ती परीक्षाओं में जितने भी पूछे गए हैं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित उनको, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको मिलाकर छांटकर इस 2 सेशनों के माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक BRD साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न, ट्रिक्स लाता रहता हूं, जिसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पहला ऑप्शन है टेंसले, ओडम, हेकल, RD मिश्रा। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द दिया था हेकल ने। किसने दिया था? हेक्कल नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, हेक्कल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? हेक्कल, टेंसले, ओडम या RD मिश्रा। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था टेंसले ने। किसने दिया था? टेंसले ने। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द की बात करें तो दिया था हेक्कल ने, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें तो दिया था टेंसले ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस जीव विज्ञानी ने पारिस्थितिकी को मनुष्य और पर्यावरण की संपूर्णता का विज्ञान बताया है? केसी मेहता, यूजीन ओडम, WG मूरे या हेक्कल। तो दोस्तों, यूजी ओडम ने पारिस्थितिकी को मनुष्य और पर्यावरण की संपूर्णता का विज्ञान कहा है। किसने कहा है? यूजीन ओडम ने। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे गए एग्जाम में और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। देखते हैं नेक्स्ट, पारिस्थितिकी को अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया है। इस विभाजन का आधार क्या है? वर्ग की संबंध, आवास, संगठन स्तर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, वर्ग की संबंध, आवास और संगठन स्तर के आधार पर विभाजन किया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का उनके निवास स्थान में अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, पारितंत्र, समष्टि या निकेत। दोस्तों, जीवों का उनके निवास स्थान में अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। क्या होता है दोस्तों? पारिस्थितिकी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जाति के जीवों का उसके पर्यावरण से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, 2 परिभाषाएं होती है। एक होती है कि किसी जाति के जीवों का उसी के पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है स्वयं पारिस्थितिकी। और एक होता है किसी जाति के जीवों का या जीवों के समूह का अध्ययन उनके पर्यावरण में किया जाता है, तो उसे कहा जाता है सम पारिस्थितिकी। दोनों शब्द अलग अलग है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वयं पारिस्थितिकी, जिसमें जीवों का उसी के पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। और सम पारिस्थितिकी में जीवों के समूह का उनके पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, समूहों का, तो उसमें सम पारिस्थितिकी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी का उद्देश्य क्या होता है? जीवन को सरल और स्वस्थ बनाना। बिल्कुल सही है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण करना, यह भी उद्देश्य है इनका। और पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण करना। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है दोस्तों, पारिस्थितिकी के प्रमुख उद्देश्य उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पर्यावरण में निम्न से उच्चतर स्तर क्या है? जीवोम, पारिस्थितिकी तंत्र, व्यक्तिगत, प्रजातियां। तो दोस्तों, पर्यावरण में निम्न से उच्चतर स्तर होता है जीवोम। क्या होता है? जीवोम, यानी कि बायोम पर्यावरण में निम्न से उच्चतम स्तर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख या बड़े जीवोम जैसे रेगिस्तान या वर्षा वन बनने का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए, हमारे ग्रह के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से, हमारे ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव, या ए और बी दोनों, या मौसमी अवधि। तो दोस्तों, ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हमारे ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और हमारे ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव, ये दोनों ही कारण रेगिस्तान या वर्षावन बनने के होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
विभिन्न प्रकार के आवासों के बनने का कारण है। उस क्षेत्र में आवासित प्रजातियों के प्रकार, शिकार के प्रकार, प्रजातियों और स्थानीय पर्यावरण परिस्थितियों में विभिन्नताएं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न प्रकार के आवासों के बनने का कारण होता है प्रजातियों और स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों में विभिन्नताएं। याद रखना दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रजातियों और स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों में विभिन्नताएं। देखते हैं नेक्स्ट, जीवोम इनकी जनसंख्या का समायोजन है। विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाली समान प्रजातियां, विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां या विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली समान प्रजातियां। दोस्तों जीवोम की जनसंख्या का समायोजन होता है विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां। देखते हैं नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा स्रोत के रूप में उपलब्ध होता है जो प्रयुक्त होता है रसायन संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में या पोषण की प्रपोषिता में या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश ऊर्जा स्रोत के रूप में उपलब्ध होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप प्रकाश का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। याद रखना दोस्तों, भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशानुवर्तन गतियां प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जड़ें दर्शाती है। क्या जड़ें धनात्मक प्रकाशानुवर्ती दर्शाती है दोस्तों? नहीं दोस्तों, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गति दर्शाती है, यानी कि प्रकाश की विपरीत दिशा में जड़ें गति करती है जिसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गति कहा जाता है। और गुरुत्व के विपरीत गति नहीं करती है तो इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति कहा जाता है जड़ों की। ओके दोस्तों, तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गति होती है जड़ों की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रकाश निलंबित पौधा टमाटर, यह कथन सही है दोस्तों। प्रकाश निलंबित पौधा टमाटर होता है और दीर्घ प्रकाशीय पौधा पालक होता है। अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधा गेहूं होता है और उभय दीप्तकाली पौधा मिकेनिया। नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उभय दीप्तकाली पौधा मिकेनिया नहीं होता है। उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं, ये असत्य हैं। देखते हैं नेक्स्ट, पर्यावरणीय कारकों में सर्वाधिक पारिस्थितिकी रूप से संबंधित कारक है मृदा, जल, तापमान या प्रकाश। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तापमान। पर्यावरणीय कारकों में सर्वाधिक पारिस्थितिकी रूप से संबंधित कारक होता है तापमान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तापमान। वे जीव जो तापमान की कम प्रास में रहते हैं कहलाते हैं पृथुतापी, तनुतापी, एम्फीतापी या मीजोतापी। दोस्तों तापमान की कम प्रास में रहने वाले जीव होते हैं तनुतापी। क्या होते हैं दोस्तों? तनुतापी। देखते हैं नेक्स्ट, जलीय वातावरण में नितल जंतुओं को इस आधार पर निर्धारित किया जाता है जल का प्रकार, तलछट लक्षणों के प्रकार, प्रकाश उपलब्धता या पोषण उपलब्धता। दोस्तों तलछट लक्षणों के प्रकार के आधार पर, किस आधार पर? तलछट लक्षणों के प्रकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है नितल जंतुओं को। देखते हैं नेक्स्ट, थर्मोक्लाइन क्या होता है? एक झील का वह क्षेत्र जहां तापमान में सर्वाधिक गिरावट होती है। झील में वह क्षेत्र जहां पर जमाने वाला तापमान होता है। दो वनस्पति प्रकारों के बीच का लंबा क्षेत्र या अल्पाइन क्षेत्र की वनस्पति। दोस्तों थर्मोक्लाइन वह होता है जो कि एक झील का वह क्षेत्र जहां तापमान में सर्वाधिक गिरावट होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना दोस्तों, थर्मोक्लाइन एक झील का वह क्षेत्र जहां तापमान में सर्वाधिक गिरावट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जलीय आवास के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? वेलोचन क्षेत्र में, सरोवरी क्षेत्र में, नितलस्थ क्षेत्र में या दोनों ए व बी में? दोस्तों जलीय आवास के वेलोचन क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वेलोचन क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। स्थिर और स्वच्छ जलीय आवास का कौन सा क्षेत्र तापमान में सर्वाधिक परिवर्तन दर्शाते हैं? अधिस्तर, मध्य स्तर, अधः स्तर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य स्तर। निम्नलिखित में से नियामक रेगुलेटर्स किसे कहा जाता है? एंडोथर्मी, एक्सोथर्मी, एक्टोथर्मी, न तो बी और न सी। तो दोस्तों निम्न में से रेगुलेटर्स किसे कहा जाता है? एंडोथर्मी को कहा जाता है, अंतस्तापी या एंडोथर्मी।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित जीवों के लिए तापमान अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि गमन का बल गति विज्ञान तापमान पर निर्भर है। एंजाइमों का बल गति विज्ञान तापमान पर निर्भर है। उच्च तापमान पाचन को सुगम बनाता है, निम्न तापमान पाचन को सुगम बनाता है। तो दोस्तों जीवित जीवों के लिए तापमान अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि एंजाइमों का बल गति विज्ञान तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एंजाइमों का बल गति विज्ञान तापमान पर निर्भर करता है इसलिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपेक्षिक आर्द्रता को निम्न उपकरण द्वारा मापा जाता है। पोटोमीटर, गैल्वेनोमीटर, साइक्रोमीटर या ऑक्जेनोमीटर। तो दोस्तों आपेक्षिक आर्द्रता को साइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? साइक्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से आर्द्रतोद्भिद की पहचान कीजिए। चीड़, लाइकेन, दलहनी पादप या सांदे प्रिमरोज। दोस्तों निम्नलिखित में से आर्द्रतोद्भिद होता है लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। आर्द्रतोद्भिद पादप या पादप समूह है लाइकेन होता है। हिमालय के दक्षिणी ढालों पर वनस्पति अधिक पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी ढालों पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, नम हवाएं चलती है, तेज शुष्क हवाएं चलती है, दोनों ए और बी। दोस्तों दक्षिणी ढालों पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है और नम हवाएं चलती है, उस कारण से दक्षिणी ढालों पर वनस्पति अधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हिमालय के दक्षिण ढालों पर वनस्पति अधिक पाए जाने का कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ना और नम हवाएं चलना। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग से प्रारंभ होती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल। दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल भाग से प्रारंभ होती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की सुरक्षा करती है। ओके दोस्तों ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट। ऊपरी मृदा गहरे रंग की तथा कार्बनिक पदार्थ अधिक रखती है। मैग्नीशियम और सोडियम अधिक रखती है। अवमृदा से अधिक सूखी रहती है, अवमृदा से अधिक गीली रहती है। दोस्तों ऊपरी मृदा गहरे रंग की होती है और कार्बनिक पदार्थ अधिक रखती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बनिक पदार्थ अधिक रखती है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट। उत्तम मृदा वह है जिसमें जल तीव्रता से नीचे की ओर बैठता है। नहीं दोस्तों जल व लवण नीचे की ओर नहीं बैठते। जल मंद गति से नीचे की ओर जाता है, लवण की अधिकता होती है। दोस्तों उत्तम मृदा वही है जिसमें जल मंद गति से धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, वही उत्तम मृदा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। मृदा कणों के बढ़ते हुए परिमाप अनुसार क्रम क्या होगा? मृतिका। दोस्तों मृदा के कण हैं जिनके परिमाप के अकॉर्डिंग आपको एक क्रम बताना है। तो ऑप्शन तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि मृत्तिका, सिल्ट तथा बालू यही क्रम परिमाप के अकॉर्डिंग सही है। मृदा कणों का बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज्यादा कणों की बात करें, परिमाप की बात करें तो सबसे ज्यादा कणों का परिमाप होता है बालू का, सबसे कम होता है मृत्तिका का। ध्यान रखना। मृत्तिका, सिल्ट तथा बालू पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट। जल धारण की क्षमता किस मृदा में अधिक होती है? दोमट मृदा में, बलुई मृदा में, चिकनी मृदा में या बारीक बालू में? तो दोस्तों जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है चिकनी मृदा में। किसमें होती है? चिकनी मृदा में। ओके दोस्तों सारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में और भी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप बीआरडी साइंस के साथ बने रहना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। करते हैं स्टार्ट। अगला प्रश्न। विभिन्न स्थानों पर मृदा की प्रकृति और स्वभाव अलग अलग होते हैं जिसका कारण है वातावरण, मौसमी प्रक्रिया, स्थलाकृति या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विभिन्न स्थानों पर मृदा की प्रकृति और स्वभाव अलग अलग होते हैं, उसका कारण यही है वातावरण, मौसमी प्रक्रिया, स्थलाकृति, उपरोक्त सभी उसके कारण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा लक्षण मृदा की अंतःस्रावण और जल धारण क्षमता को बताता है? मृदा संगठन, अनाज का आकार,
एकत्रीकरण या उपरोक्त सभी। दोस्तों अंतः श्रावण मृदा की अंतः श्रावण और जल धारण क्षमता को बताता है उपरोक्त सभी कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। किसी परितंत्र में भौतिक कारक प्रभावित करते हैं, उनमें पाई जाने वाली जातीय विविधता को, उनकी जाति की संख्या को, उनके जैविक भार को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों परितंत्र में भौतिक कारक प्रभावित करते हैं, उनमें पाई जाने वाली जातीय विविधता को, उनमें पाई जाने वाली जातीय विविधता को प्रभावित करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या होती है विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले अंतर प्रजननीय जातियों की संख्या, समान भौगोलिक स्थान पर पाए जाने वाले अंतर प्रजननीय जातियों की संख्या, या विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंतर प्रजननीय जातियों की संख्या, या उपरोक्त सभी। दोस्तों जनसंख्या होती है विशिष्ट स्थान पर, एक स्थान विशेष पर, विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले अंतर प्रजननीय जातियों की संख्या जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट। जनसंख्या की आयु संरचना दर्शाती है व्यक्तिगत जीवों की प्रत्येक आयु में आपेक्षिक संख्या, प्रत्येक वर्ष में जन्मे शिशुओं की संख्या, प्रत्येक वर्ष युवावस्था तक पहुंचने वाले व्यक्तिगत की संख्या, या प्रत्येक आयु में मृत्यु की अपेक्षिक संख्या। दोस्तों जनसंख्या की आयु संरचना दर्शाती है व्यक्तिगत जीव की प्रत्येक आयु में आपेक्षिक संख्या को दर्शाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट 36। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मानव जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। किसने कहा था? माल्थस ने, डार्विन ने, केनन ने, या लेमार्क ने? तो दोस्तों किसने कहा था कि मानव जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय होती है? तो ये कहा था माल्थस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसने कहा था? माल्थस ने। देखते हैं नेक्स्ट। जनसंख्या आकार तकनीकी रूप से कहलाता है जनसंख्या घनत्व, जनसांख्यिकी, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या गतिकी। दोस्तों जनसंख्या आकार तकनीकी रूप से कहलाता है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट। दिए गए आवास में एक जनसंख्या का जनसंख्या घनत्व परिवर्तित होता रहता है, इसका कारण है जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन, उत्प्रवासन, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक जनसंख्या का जनसंख्या घनत्व परिवर्तित होता रहता है इन उपरोक्त सभी कारणों के वजह से। तो दोस्तों जन्म दर एक निश्चित समय अवधि में जन्मे हुए या उत्पन्न हुए व्यक्तियों की संख्या, जीवों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर उसी समय अवधि में या एक निश्चित समय अवधि में कुल जितने भी व्यक्ति या जीवों की मृत्यु होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। अप्रवासन में जैसे कि एक क्षेत्र विशेष में बाहर से कोई जीव आता है तो उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसे अप्रवासन कहा जाता है। और उत्प्रवासन में एक क्षेत्र विशेष से कुछ जीव दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसे उस पहले वाली जगह में मतलब जीवों की संख्या कम हो जाती है तो उसे उत्प्रवासन कहा जाता है। यानी कि नॉर्मली हम देखें तो जन्म दर में जन्मे हुए जीवों की संख्या, मृत्यु दर में मरे हुए जीवों की संख्या, और अप्रवासन में आए हुए जीवों की संख्या, और उत्प्रवासन में गए हुए जीवों की संख्या। इन कारण से जनसंख्या घनत्व परिवर्तित होता रहता है ना दोस्तों। जन्म दर या अप्रवासन से जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, और मृत्यु दर और उत्प्रवासन से जनसंख्या घनत्व कम होता है। तो उपरोक्त सभी जनसंख्या घनत्व को परिवर्तित करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन, ये 4 पद आपको समझ में आए होंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। जन्म दर और अप्रवासन जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं, मृत्यु दर और उत्प्रवासन जनसंख्या घनत्व को कम करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करती है, या भोजन की उपलब्धता और शिकार का दबाव जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। यह कथन सही है दोस्तों, क्योंकि भोजन की उपलब्धता और शिकार का दबाव जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। असत्य कथन की बात कर रहे हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियां जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है दोस्तों, इसमें नहीं दे रखा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन यही है। प्रतिकूल परिस्थितियां भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, और मैंने बताया था जन्म दर और अप्रवासन की स्थिति है तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, और मृत्यु दर और उत्प्रवासन की स्थिति है तो जनसंख्या घनत्व कम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या अनुपात, जैव सूचकांक सारणी, घनत्व गुणनखंड, या सेंसस अनुपात। दोस्तों जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अनुपात को कहते हैं जैव सूचकांक सारणी। क्या कहते हैं? जैव सूचकांक सारणी कहा जाता है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट। घातांकी वृद्धि पाई जाती है जब केवल लैंगिक प्रजनन हो, केवल अलैंगिक प्रजनन हो, जब धारक क्षमता निर्धारित हो, या समष्टि में कोई अवरोध नहीं हो। दोस्तों घातांकी वृद्धि
तब पाई जाती है जब समष्टि में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं हो। समष्टि में कोई भी अवरोध नहीं हो तब घातांक की वृद्धि पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या का जे आकार के वक्र में प्राप्त होता है तार्किक वृद्धि में। जनसंख्या का आकार जे आकार के वक्र में प्राप्त होता है किस वृद्धि में दोस्तों? तार्किक वृद्धि में, घातांकीय वृद्धि में, सिग्मॉइड वृद्धि में, या दोनों बी और सी में? तो दोस्तों जे आकार के वृद्धि वक्र या जे आकार का वृद्धि वक्र पाया जाता है घातांकीय वृद्धि में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तार्किक वृद्धि दिखती है जब बढ़ती जनसंख्या में कोई तनाव ना हो, असीमित भोजन हो, निर्धारित धारण क्षमता हो। दोस्तों तार्किक वृद्धि तब दिखती है जब निर्धारित धारण क्षमता हो। क्या होती है? निर्धारित धारण क्षमता हो तो तार्किक वृद्धि देखी जाती है। जनसंख्या में आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में अधिकतम प्रजनन क्षमता कहलाती है जैविक सामर्थ्य, निषेचन, धारण क्षमता या जन्म दर। जनसंख्या में आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में अधिकतम प्रजनन क्षमता कहलाती है दोस्तों जैविक सामर्थ्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जैविक सामर्थ्य। देखते हैं नेक्स्ट। विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तिगतों का संगठन जो समान आवासीय होता है और समान कार्य की संपर्क बनाते हैं यह संगठन कहलाते हैं। पारिस्थितिकी निकेत, जैविक समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या जनसंख्या। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तिगतों का संगठन जो समान आवासीय होते हैं और समान कार्य की संपर्क बनाते हैं उसे कहा जाता है जैविक समुदाय। क्या कहा जाता है? जैविक समुदाय कहा जाता है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप अधिक वास्तविक माना जाता है? तार्किक प्रारूप, घातांकी प्रारूप, ज्यामितीय प्रारूप या जे आकार प्रारूप? तो दोस्तों तार्किक प्रारूप सबसे अधिक वास्तविक माना जाता है। कौन सा? तार्किक प्रारूप सबसे अधिक वास्तविक माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या विकसित होती है ताकि प्रजनन योग्यता बढ़े, इस योग्यता को क्या कहा जाता है? मेंडल की योग्यता, डार्विन की योग्यता या लेमार्क की योग्यता या व्यक्तिगत योग्यता? तो दोस्तों जनसंख्या विकसित होती है तब प्रजनन योग्यता बढ़े, इस योग्यता को डार्विन योग्यता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अंतःक्रिया में जोड़ीदार प्रतिकूल प्रभावित होते हैं? यानी कि दोनों जीव प्रतिकूल यानी कि विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं, ऐसी कौन सी अंतःक्रिया होती है दोस्तों? प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, परजीविता या सहोपकारिता? तो दोस्तों प्रतिस्पर्धा एक ऐसी अंतःक्रिया है जिसमें दोनों जोड़ीदार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। हमें निम्न में 4 कथनों में से एक गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो आप देखते हैं पहला क्वेश्चन है, परजीवी अपने पोषित को शिकार के चपेट में आने जैसे प्रस्तुत करते हैं क्योंकि ये इन्हें शारीरिक आधार पर कमजोर बना देते हैं। फिर से पढ़ना दोस्तों, परजीवी अपने पोषित को शिकार के चपेट में आने जैसे प्रस्तुत करते हैं क्योंकि ये इन्हें शारीरिक आधार पर कमजोर बना देते हैं। यह कथन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कथन की ओर। अधिकांश परजीवी अपने पोषक को नुकसान पहुंचाते हैं और जनसंख्या घनत्व को कम करते हैं। यह भी कथन सही है दोस्तों। आदर्श परजीवी वो है जो पोषक को हानि पहुंचाए बिना इसके साथ रहे। यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, मलेरिया के परजीवी को दूसरे पोषक तक फैलने के लिए वाहक या मच्छर की आवश्यकता नहीं होती। नहीं दोस्तों, मलेरिया के परजीवी को यानी कि प्लाज्मोडियम को दूसरे मादा एनाफ्लीज मच्छर की आवश्यकता होती है। तो इसमें नहीं दे रखा, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। मच्छर की आवश्यकता होती है दोस्तों मलेरिया के परजीवी को दूसरे पोषक तक फैलने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट। सहभोजिता एक अंतःक्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरी जाति को न तो लाभ और न हानि होती है। एक जाति को लाभ और दूसरी को हानि, एक जाति को लाभ नहीं होता और दूसरी को हानि नहीं होती, दोनों जातियों को लाभ होता है। दोस्तों सहभोजिता एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रभावित रहती है, न लाभ होता है न हानि रहती है। तो इसको एक जाति को लाभ, एक अप्रभावित रहती है, सहभोजिता अंतःक्रिया के अकॉर्डिंग, अंतःक्रिया के अंतर्गत। दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड और भी मैंने टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रखे हैं, तो आप चैनल पर विजिट करना और वहाँ से ज़रूर देखना। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी करवा रखी है तो वहाँ पर ज़रूर विजिट करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
सहभोजिता है एक अविकल्पी संबंध, विकल्पी संबंध, परजीवी संबंध या असहजीवी संबंध। दोस्तों सहभोजिता एक होता है विकल्पी संबंध। क्या होता है? विकल्पी संबंध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे। देखते हैं नेक्स्ट। विकल्पी सहोपकारिता का उदाहरण है समुद्री एनीमोन और हर्मिट क्रेब, एजोला और धान, काष्ठीय लताएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों विकल्पी सहोपकारिता का उदाहरण है समुद्री एनीमोन और हर्मिट क्रेब। समुद्री एनीमोन और हर्मिट क्रेब विकल्पी सहोपकारिता का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में दोनों सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित किए बिना ही परस्पर लाभान्वित होते हैं? आदि सहयोगी, सहभोजिता, सहोपकारिता या मार्जिता। दोस्तों किस स्थिति में दोनों सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित किए बिना ही परस्पर लाभान्वित होते हैं? वो होती है आदि सहयोगी। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। नॉन स्टॉक सहजीवी संबंध प्रस्तुत करता है साइकस की प्रवालाभ जड़ों के साथ, पाइनस की जड़ों के साथ, एलनस और केजुराइना की के साथ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नॉन स्टॉक सहजीवी संबंध प्रस्तुत करता है साइकस की प्रवालाभ जड़ों के साथ। साइकस की प्रवालाभ जड़ों के साथ नॉन स्टॉक सहजीवी संबंध प्रस्तुत करता है। देखते हैं नेक्स्ट। एक सूक्ष्म जीव दूसरे सूक्ष्म जीव को अपने आसपास उगने से रोकता है जिसे कहते हैं प्रतिजीविता, एमेंसेलिज्म, सहोपकारिता, आदि सहयोग। तो दोस्तों प्रतिजीविता, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिजीविता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। मैंग्रोव वनों में जरायुजता का परिणाम है अंतरजातीय स्पर्धा, अंतरजातीय स्पर्धा, एक दूसरे पर एलिलोपैथिक प्रभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंग्रोव वनों में जरायुजता का परिणाम होता है अंतरजातीय स्पर्धा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरजातीय स्पर्धा मैंग्रोव वनों में जरायुजता को दर्शाती है, जरायुजता का परिणाम है। देखते हैं 56 क्वेश्चन। खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधों से स्पर्धा करते हैं केवल स्थान के लिए, स्थान और पोषण के लिए, स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए, केवल प्रकाश के लिए। दोस्तों खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधों से इन तीनों रूपों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण तना परजीवी है? लोरेंथस पूर्ण तना परजीवी है। लोरेंथस, ओरोबेंकी, विस्कम या कस्कुटा। दोस्तों पूर्ण तना परजीवी होता है कस्कुटा। क्या होता है दोस्तों? कस्कुटा होता है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट। कुछ विदेशी प्रजातियां कभी कभी आक्रामक हो जाती है और तीव्र गति से बढ़ती है, इसका क्या कारण है? प्राकृतिक परभक्षी, अधिक प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा, आक्रामक भूमि पर इनके प्राकृतिक शिकारी नहीं होते, या इनमें जीनों में परिवर्तन होता है, इनके जीनों में। तो दोस्तों कुछ विदेशी प्रजातियां कभी कभी आक्रामक हो जाती हैं और तीव्र गति से बढ़ती है। इनका एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि इनकी आक्रामक भूमि पर जहाँ पर ये आक्रमण करती है उन जगह पर, उन भूमि पर प्राकृतिक शिकारी नहीं होते, उस कारण से आक्रामक हो जाती है और तीव्र गति से वृद्धि करने लग जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनार्क तितलियां शिकारी को अत्यधिक अप्रिय होने के कारण है इनका सुंदर होना, इनके शरीर में उपस्थित विशिष्ट रसायन, दोनों ए और बी, या इनकी विशिष्ट ग्रंथियों से विष स्रावन। दोस्तों मोनार्क तितलियां शिकारी को अत्यधिक प्रिय होने का कारण है इनके शरीर में उपस्थित विशिष्ट रसायन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। आप कभी भी केलोट्रोपिस पर मवेशी या बकरियों को चरते हुए नहीं देखेंगे, इसका क्या कारण है? इनकी बाहरी रंग रूप, इनसे निकलने वाली दुर्गंध, हृदयिक ग्लाइकोसाइड का बनना, या पत्तियों का स्वादहीन। दोस्तों हृदय ग्लाइकोसाइड का बनना केलोट्रोपस में देखा जाता है, इसी कारण केलोट्रोपस जिसे आँख बोला जाता है उस पर मवेशी और बकरियां नहीं चरते हैं, क्योंकि ये हृदय की प्रक्रियाओं को तुरंत रोक देते हैं, जिस कारण से मवेशी या बकरियों की मृत्यु हो जाती है। तो बकरी या मवेशी केलोट्रोपस से दूर ही रहते हैं, उनको कभी भी आप केलोट्रोपस के पास या केलोट्रोपस को चरते हुए नहीं देखेंगे। तो इसमें हृदय ग्लाइकोसाइड का बनना होता है, जो कि हृदय ग्लाइकोसाइड क्या होता है दोस्तों? हृदय की प्रक्रियाओं को तुरंत रोक देता है, उस कारण से। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार का सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार का सिद्धांत दिया था GF गोज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार का सिद्धांत
इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जीएफ गोज। गोज का प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार का सिद्धांत क्या कहता है? समान स्रोतों के लिए प्रतिस्पर्धा में अन्य भोजन को प्राथमिकता देने वाली प्रजातियां सम्मिलित नहीं होती है। नहीं दोस्तों, गोज का प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार का सिद्धांत कहता है कि दो प्रजातियां कभी भी लंबे समय तक एक ही आश्रय में सीमित स्रोतों की उपलब्धता में नहीं रह सकती है। क्या है दोस्तों? गोज का बहिष्कार प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार का सिद्धांत क्या कहता है कि दो प्रजातियां कभी भी लंबे समय तक एक ही आश्रय में जीवित स्रोतों की उपलब्धता में नहीं रह सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोज का प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार का सिद्धांत किसने दिया? जीएफ गोज ने दिया। और प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार का सिद्धांत कहता है कि दो प्रजातियां कभी भी लंबे समय तक एक ही आश्रय में सीमित स्रोतों की उपलब्धता में नहीं रह सकती है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परजीविता के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें गलत कथन का चुनाव करना है परजीविता के संबंध में। दोस्तों, परजीवी विशेष अनुकूलन दर्शाते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। बाह्य परजीवी अधिक जटिल जीवन चक्र दर्शाते हैं? नहीं दोस्तों, बाह्य परजीवी सरल जीवन चक्र दर्शाते हैं, तो यही गलत हो गया, इसका ऑप्शन बी गलत हो गया। अंतः परजीवी अधिक जटिल जीवन चक्र दर्शाते हैं, ये भी सत्य है। परजीवी विशेष अनुकूलन दर्शाते, ये भी सत्य है। और कोयल रुधिर परजीवी का उदाहरण है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। माइकोराइजा एक घनिष्ठ पारस्परिक संबंध का प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं। कवक और उच्च पादपों के तने में माइकोराइजा का घनिष्ठ संबंध होता है दोस्तों, कवक और उच्च पादपों की जड़ों में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। कवक में और उच्च पादपों की जड़ों में घनिष्ठ पारस्परिक संबंध होता है माइकोराइजा का। देखते हैं नेक्स्ट। किस में छद्म या कूट या आभासी संभोग पाया जाता है? मक्का में, ऑफरिश में, आम में या पपीता में? दोस्तों, छद्म या कूट संभोग पाया जाता है ऑफरिश में। किस में पाया जाता है? ऑफरिश में पाया जाता है। अंतरजातीय परजीविता एक संगम है जो दो प्रजातियों में होता है, जहां एक प्रजाति को हानि और दूसरे को लाभ, एक प्रजाति को हानि और दूसरी अप्रभावित, एक प्रजाति को लाभ और दूसरी अप्रभावित, या दोनों प्रजातियों को नुकसान। तो दोस्तों, अंतरजातीय परजीविता का एक संगम है जो दोनों प्रजातियों में होता है। एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरी अप्रभावित रहती है। अंतरजातीय परजीविता में एक प्रजाति को हानि होती है, जबकि दूसरी को न तो हानि होती है न लाभ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लाइकेन निम्न में से किसका संयोजन है? बैक्टीरिया और कवक का, शैवाल और बैक्टीरियम का, कवक और शैवाल का, या कवक और वायरस का? लाइकेन किसका संबंध है दोस्तों? कवक और शैवाल का। ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वीय मूल परजीवी है? चंदन की लकड़ी, अमरबेल, ओरोबैंकी या गेनोड्रामा? तो दोस्तों, पार्श्वीय मूल परजीवी होता है चंदन की लकड़ी, पार्श्वीय मूल परजीवी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। तार्किक वृद्धि किस समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है? तो दोस्तों, तार्किक वृद्धि दर्शाई जाती है ऑप्शन ए, dn/dt बराबर rn कोष्टक k माइनस n/k। इस सूत्र के द्वारा, इस समीकरण के द्वारा तार्किक वृद्धि को दर्शाया जाता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित बचे हुए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, अभी तक आपने BRD साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड, कुछ ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आप BRD साइंस को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बायोलॉजी से रिलेटेड और भी टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखनी है तो BRD साइंस पर विजिट करना और वहाँ पर देखना। मैंने ट्रिक्स भी करवा रखी है, जीके से संबंधित भी करवा रखे हैं और आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी, तो आप जरूर विजिट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।